गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा इंटेस्टाइन में हमने दो पार्ट बनाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और उस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इनके नाम रखने का रीज़न क्या है। आपको मैंने ये बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है अबाउट 6.25 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है 1.5 मीटर, फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? मैंने रीज़न बताया था, बिकॉज होता क्या है कि इसका डायमीटर ऑफ ल्यूमेन, इस पाइप की जो खाली जगह है, इट इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है, वाइड ज़्यादा होता है, वाइडनेस होने की वजह से इसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ध्यान देना, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई हमने आपको बताया 1.5 मीटर। ठीक, बेटा ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, कौन कौन से पार्ट होता है? ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। इलियम सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो आके यहाँ खुलता है सीकम में, सीकम में खुलता है। इस सीकम को देखिए, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इधर देखना, अब पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हुआ, एक हुआ सीकम, दूसरा हुआ COLON कोलोन, लास्ट का हुआ रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं। सीकम की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। रेक्टम की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। बाकी जो 1.25 मीटर के आसपास लंबाई होती है वो होती है कोलोन की। ठीक, सीकम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और देख रहा बेटा, इसका किनारा इधर पीछे की ओर बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ बेटा सीकम में एक कॉइल्ड लिम्फोइडल टिश्यू लगी हुई है, लिम्फोइडल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये अपेंडिक्स कहते हैं, कॉइल्ड होता है, इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वी कंसीडर इट वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल मीन्स नॉन फंक्शनल। बेटा वेस्टिजियल उस नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन के बारे को बोलते हैं विच वॉज फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट नॉट टुडे। यह हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल था, बट आज जो हमारी रेस है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनरेशन है, उसमें फंक्शनल नहीं है। ब्लाइंड सैक की बात में करें, ब्लाइंड सैक इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि सैक है और इधर बंद है। ब्लाइंड मतलब बंद, अंधा। ठीक, बंद। अपेंडिक्स कैसी है बेटा? लिम्फोइडल। लिम्फोइडल, लिम्फोइडल होता है। आपको याद है मैंने माउथ कैविटी में यूला बताया था, लिम्फोइडल स्ट्रक्चर किस में काम कर रहा था? इम्यूनिटी में, डिफेंस में। उसी तरह बेटा ये भी लिम्फोइडल होता है। होता क्या है कि कभी कभी यहाँ माइक्रोबियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। और बेटा इसका एक इलाज है। अगर देखो बेटा, हम लोग करते क्या है, यहाँ पेन उठता है हमारे राइट में, अगर डॉक्टर साहब लोग जांच वाँच करते हैं, अगर उनको पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन है तो अपने तरीके से ट्रीट करते हैं। बट जो आपको PMT का सवाल आना है वो ये आना है कि सर्जिकल रिमूवल, इसको काट के निकाल भी देते हैं क्योंकि इसके निकालने से कोई नुकसान नहीं है, लॉस नहीं है हमारा, बिकॉज ये नॉन फंक्शनल है। इसके सर्जिकल रिमूवल को कहा जाता है अपेंडेक्टोमी। क्या कहा जाता है? अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें इलियम खुलता है बाय इलियोसिकल वॉल्व, जिससे अपेंडिक्स अटैच होता है, जिसकी लंबाई 6 to 8 सेंटीमीटर। कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लिम्फोइडल है। और बेटा सीकम में भोजन आके गिरता है यहाँ पे। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो यहाँ पे आता है। और बेटा आपको बता दें, सीकम पहले फंक्शनल था, ये हर्बीवोर्स में बड़ा होता है और ये वहाँ पर
हेल्प किया करता था डाइजेशन में ड्यू टू सम प्रेजेंस ऑफ सम माइक्रोब्स। अब हम बात करेंगे कोलोन की। कोलोन की बात करें तो बेटा इस कोलोन के 4 पार्ट होते हैं। एसेंडिंग कोलन, एक वो वाला ट्रांसवर्स कोलन, एक उधर जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, एक नीचे की ओर सिग्मोइड जो रेक्टम में जाके खुलता है। ये सीधे कहाँ जाके खुलेगा? टू रेक्टम। बेटा ध्यान देना, इसमें एक सवाल बनता है, सबसे छोटा पार्ट कौन है? ये वाला, ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक। बेटा एक बात ध्यान देना, इस कोलोन के वॉल में, अगर इसके वॉल की बात करें, इसके अपर पोर्शन में, इस यहाँ पर इनके वॉल के अंदर पाया जाता है एक पैरासाइट पाया जाता है। ये आपको सवाल बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक पैरासाइट होता है बॉडी वॉल के अंदर, टिश्यू के अंदर, उसे इंटरसेलुलर पैरासाइट करेंगे। उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका टिश्यू को फाड़ने वाला एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक्चुअल में बेटा हमें डायसेंट्री कॉज करता है, अमीबियासिस कॉज करता है, डायसेंट्री कॉज करता है, ठीक। अब बेटा हम बात करेंगे रेक्टम की। ये कोलोन हम, हाँ लेकिन कोलोन में एक बात ध्यान देना, ये जो मैंने लाल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है बेटा, इट इज़ फाइबर, मस्कुलस फाइबर, इसे हम लोग कहते हैं टिनी, और इस टिनी की वजह से, या देखो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं हाउस्ट्रा। बहुत सारा है, अगर एक लिखना चाहें तो हम लिखेंगे हाउस्ट्रम, सिंगुलर को क्या लिखेंगे? हाउस्ट्रम। बेटा ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर है। और अब सवाल आता है नीचे हमारे पास रेक्टम का, कि रेक्टम जिसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जाकर के हमारा सिग्मॉइड कोलोन खुलता है, आपको बता दें कि रेक्टम की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसका निचला लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पार्ट ये बनाता है एनल कैनाल। इसे एनल कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनल कैनाल कहते हैं। बेटा एनल कैनाल की जो पोस्टीरियर एंड पे नीचे की ओर ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं एनस या एनल पोर, जो कि दैट इज साइट फॉर इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये 2 से 3 सेंटीमीटर एनल कैनाल है, उसकी ओपनिंग है एनल पोर। एनल पोर बेटा जो होता है उसको कवर किया जाता है, गार्ड किया जाता है 2 स्फिंक्टर से। बेटा अगर हम यहाँ बात करें तो हम एनस की बात करें तो यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं। वन इज आउटर, वन इज इनर। आउटर वाला होता है, आउटर वजह हम एक्सटर्नल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल हमारा बना होता है स्ट्राइटेड मसल, वॉलेंट्री मसल। और दूसरा वाला जो होता है ये होता है इंटरनल, ये हमारा बना होता है स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल से। बेटा ध्यान देना, ये ऐसे पाइप है, यहाँ पे एक सर्कुलर ओपनिंग ये है, एक सर्कुलर ओपनिंग ये आप समझ लो। ये हमारा एक्सटर्नल है जो कि वॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। बेटा यह मज़ेदार बात ये है कि एक्सटर्नल वॉलेंट्री है, अर्थात एनिमल के विल के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जो इंटरनल है वो इनवॉलेंट्री है, वो अपने स्वेच्छा से काम करेगा, अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। बेटा जब भोजन यहाँ से होते हुए यहाँ रेक्टम में आता है तो एक टाइम के बाद इंटरनल स्फिंक्टर अपने आप खुल जाता है और डायलेट कर जाता है। हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि ह्यूमन को इजेशन करना है, फीकल मैटर रिमूव करना है, तो वो मूव कर जाता है और फीकल मैटर रिमूव कर देता है। चलो, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज हैं, पैदा होने से लेकर के आप साल भर तक की बात मान लो,
1 ईयर ओल्ड एज तक की बात मान लो। तो उसके दौरान क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री वाला है, ये भी उन बच्चों के केस में फंक्शनली इनवॉलेंट्री होता है और रिफ्लेक्स होता है। इनवॉलेंट्री होता है, रिफ्लेक्स होता है। हमारा बच्चा हमें इंडिकेशन नहीं दे पाता कि इजेशन होना है, उसको बाय नेचर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला भी अपने आप काम करता है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स काम करता है। ध्यान देना कि बच्चों में दोनों का फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है, बड़ों में बाहर वाला वॉलेंट्री, अंदर वाला इनवॉलेंट्री। चलिए, ये तो हमने बात कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन की। लेकिन बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में हम फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात कि यहां पे डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। क्यों नहीं होता? क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम एब्सेंट है यहां पे। अगली चीज, यहां पर एक जो मेन काम है वो एक काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। केवल और केवल वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि वाटर एब्जॉर्प्शन केवल यही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां जो काम होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह के एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अगली चीज, यहां पे पाया जाता है हमारे पास एक बैक्टीरिया हमारे कोलोन में, ई कोलाई जिसे कहते हैं, वो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। इसका मतलब ये साइट हो गया सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स को सिंथेसाइज करता है। ये इसके मेन फंक्शन हो गए और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। जी ध्यान देना, ये हमने बात कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब इसको देख लो आप एक बार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है, इसमें ये छोटा टॉपिक था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल और गट। देखते हैं। हम यहां देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऑफ गट और डाइजेस्टिव कैनाल इन ह्यूमन। ह्यूमन के डाइजेस्टिव कैनाल के हिस्टोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। बेटा ध्यान देना, अगर हम किसी भी पोर्शन को, जैसे इंटेस्टाइन, चलो हम इंटेस्टाइन को ही काटते हैं, अगर हम इंटेस्टाइन को कट करें तो हम उसका ऐसे पाइप है, पाइप कैसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें जो ट्रांसफर सेक्शन मिलेगा उसमें जो सबसे पहली लेयर हमें मिलेगी, सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर जो लेयर मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज सीरोसा। इसे हम लोग सीरोसा कहते हैं, SEROSA, सीरोसा। बट एक बात और बता दें, ये सबसे बाहरी लेयर है। जो हमारा इधर वाला पोर्शन है, इंटेस्टाइन वाला, कोल्ड वाला पोर्शन, यहाँ पे हल्का हल्का से फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट, और ये फैट से अटैच होकर मेसेंट्री निकलती है जो हम इसको हमारे इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी वॉल से जोड़ती है। यहाँ जो फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है इसे कहते हैं एपीप्लोइक रीजन। ये आपके पीएमटी का सवाल तो नहीं है बट पुराने सिलेबस में था, इसलिए मैंने बता दिया, गाइड वाइड मिल जाएगा। इसे कहते हैं एपीप्लोइक रीजन। बेटा आउटर बात हो गई, अभी इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। उसके नीचे हम देखें तो हमें मिलता है एक मस्कुलर लेयर, मसल्स का बना हुआ लेयर। मस्कुलर लेयर में दो लेयर होती, छोटी छोटी पतली पतली। एक लेयर होती है जिसमें इंटेस्टाइन इससे लंबे लंबे फैला होता है, अर्थात लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे पाया जाएगा।
ऐसे यूं इसकी स्टिक जाती हुई दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ठीक, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके बाद उसके नीचे पाई जाती है बेटा हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर मसल, ऐसा सर्कल होगा। ये सर्कुलर मसल हो गया। ठीक, 3 लेयर हो गई। ये मसल वाली में बाहर वाली क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये हो गई हमारी सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल। बेटा अब इसके नीचे हमारे पास पाई जाती है सब म्यूकोसा की लेयर। क्या पाई जाती है, सब म्यूकोसा लेयर। जी, ये सब म्यूकोसा लेयर होती है। कैसी लेयर होगी, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और इसके अंदर पाई जाएगी सबसे अंतिम वाली लेयर, दैट इज म्यूकोसा लेयर। ये इनफोल्डिंग शो करती है क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारे पास बिलाई बनती है, स्टमक में रुगी बनता है, इसलिए हम इसको इरेगुलर बना दिए। इट इज म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर। और ये हो गया ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब खाली जगह, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की खाली जगह हो गई। अब बेटा हम एक एक मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरोसा की। सीरोसा, सीरोसा बेटा आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे आप देख रहे हैं। ये एपिथेलियल लेयर होती है, स्क्वामस एपिथेलिया। ये बेटा आपको टिश्यू वाले चैप्टर मिलता है, वैसे पीछे शायद 9th पे रहा हो, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। आप लोग देखो कि था कि नहीं था ये। स्क्वामस एपिथेलिया, स्क्वामस एपिथेलिया मतलब पतली, फ्लैट, स्क्वामस एपिथेलिया, और उसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है सीरोसा। ठीक, किसकी बनी होगी, स्क्वामस एपिथेलिया, और कनेक्टिव टिश्यू जो होती है किसकी, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। बेटा एक बात बता दें, ये सीरोसा जो होता है ये अब्सेंट होता है इन ईसोफेगस। अगर, क्योंकि बेटा हम लोग पूरी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरा ट्रैक पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव का, तो हमें मेंशन करना जरूरी है कि सीरोसा ईसोफेगस वाले रीजन में एब्सेंट हो जाता है, बिकॉज ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सीलोम, प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सीलोम। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सीलोम क्या है। बेटा सीलोम, इस बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। ठीक बेटा, अब देखना हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल मसल। मस्कुलर लेयर की बात हम करते हैं। मस्कुलर लेयर, अगर हम मस्कुलर लेयर की बात कर रहे हैं बेटा, तो सबसे बाहर की ओर होगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, सर्कुलर मसल पढ़ लिया। एक बड़ी खास बात, जो स्टमक वाला रीजन होता है हमारा स्टमक, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मस्कुलर लेयर पाई जाती है, उसे कहते हैं ऑब्लिक मसल। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल लेयर, इसे ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। वो बेटा यहाँ ये सर्कुलर के, ये सर्कुलर है, सर्कुलर के नीचे ऐसे ऐसे लगी होती है, और ये बेसिकली स्टमक के रीजन में पाई जाती है। जैसे पाई जाती है स्टमक के रीजन में, और ये बेटा इनवॉलेंट्री होती है और मैकेनिकल सपोर्ट देती है चर्निंग ऑफ फूड के लिए। ठीक बेटा, ध्यान देना एक बात,
लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच यहाँ पर कुछ न्यूरॉन के बंडल पाई जाते हैं, न्यूरॉन की बंडल पाई जाती है। उस न्यूरॉन के बंडल को हम लोग कहते हैं ऑरबैक प्लेक्सस, ऑरबैक प्लेक्सस। ये ऑरबैक प्लेक्सस बेसिकली क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का, किसका है, पैरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन का। अब +1 के बच्चे सोच रहे होंगे कैसा नया टर्म आ गया। बेटा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम डिवाइड किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल में होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है, उसका एक पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम। और बेटा ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन अर्थात ऑरबैक प्लेक्सस ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेट करता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस बेटा वो है जो कि एक वेव उठती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, जो कि भोजन को ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है। अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो तो उल्टियाँ आ जाएंगी, वो आगे हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स में। बट ध्यान देना कि अभी सवाल ये थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल बनता है कि पेरिस्टाल्सिस के लिए जिम्मेदार कौन है, ऑरबैक प्लेक्सस। ऑरबैक प्लेक्सस किसका बना होता है, प्लेक्सस बंडल, किसका बंडल है वो, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन का बंडल है। बेटा अब एक चीज़ और, जैसे हम आगे बढ़ते हैं मसल के बाद हमारे पास अगला लेयर है सब म्यूकोसा। ये देखो ये सब म्यूकोसा। अगर हम सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं बेटा, इधर है ना, ये सब म्यूकोसा, इस सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं ग्लैंड्स। क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स। जैसे आपने पढ़ा था ना, ग्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। एक बात और बता दे बेटा, अब सब म्यूकोसा के अंदर यहाँ पर इस मस्कुलर के नीचे एक पाई जाती है न्यूरॉन की बंडल। वो बंडल एक्चुअल में होती है सिंपैथेटिक की, किसकी होती है, सिंपैथेटिक की। वो पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक, इसे कहते हैं मिशनर्स प्लेक्सस। मिशनर्स प्लेक्सस, ये मिशनर्स प्लेक्सस रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मेंटेन करता है। अब बेटा सबसे निचली लाइन है जो ल्यूमेन, यहाँ पे सबके अंदर वाली लाइनिंग है हमारी म्यूकोसा। बेटा एक बात ध्यान देना, एक बड़ा फेमस सवाल आता है म्यूकोसा के बारे में। ये म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोसल सेल की बनी होती है, और यहाँ पे हमेशा म्यूकस या वाटरी फ्लूइड निकलता रहता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है भोजन को पास करने में। सबसे बड़ा खास बात जो सवाल आता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या नॉट करेक्ट या इज नॉट करेक्ट, ठीक, इज नॉट करेक्ट या इज नॉट इनकरेक्ट, ऐसे करके सवाल आते हैं कन्फ्यूजन वाले। सवाल ये है बेटा, मैंने आपको बोला था कि देखो इर्रेगुलर बनाया है, ये फोल्डिंग शो करता है, ठीक। ध्यान ये याद रखने वाली बात है कि म्यूकोसा लेयर शोज फोल्डिंग, शोज इन फोल्डिंग एंड फॉर्म रुगी, रुगी मतलब उभार, जैसे स्टमक में ना गैस्ट्रिक रुगी एंड विलाई, जैसे इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है विलाई एंड माइक्रोविलाई, विलाई, एंड हेल्प इन चर्निंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चर्निंग में हेल्प करता है और किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक। ये हमारा हो गया एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, ये ध्यान देना है आपको। देख लिया, ये हमारी बात हो गई लार्ज इंटेस्टाइन की और बात हो गई एनाटॉमी की। अब हमारे पास है जो पढ़ने के लिए, वो है बेटा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन और लीवर और डिसऑर्डर्स। ये 2-3 क्लास में हो जाएगा और इसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बेटा। ओके, थैंक यू।